युवा नेतृत्व, नई सोच और बड़े संकल्प का चेहरा, बिहार की राजनीति में ऊर्जा और जोश का प्रतीक, भाजपा संगठन की ताकत को नई पीढ़ी से जोड़ने वाले और देश भर में पार्टी का परचम लहराने वाले। आज जब बात वादे नहीं इरादे की हो रही है, तो भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री से बेहतर कौन बता सकता है कि इरादों की असली दिशा क्या है। बिहार के युवा नेता, संगठन के सशक्त स्तंभ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के मंच पर श्री ऋतुराज सिन्हा जी का। ऋतुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार की बात कॉन्क्लेव में। मैं एक ऐसे भाजपा के नेता से मुखातिब हूँ जिन्होंने दून स्कूल में पढ़ाई की है, जिन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई की है, और मुझे लगता है कि आपकी उम्र अभी 50 साल से कम है, इसलिए कोई रिटायरमेंट प्लान आपके पास नहीं होगा। अभी कुछ करने का जुनून होगा। और जब हमने कहा कि आपने दून में पढ़ाई की, आपने हार्वर्ड में पढ़ाई की, तो फिर बिहार की बदहाली को भी आप देखते और समझते हैं। शायद यही वजह है कि बिहार से इकलौता एक किरदार है जिसे भाजपा की राष्ट्रीय कमेटी में रखा गया, जिसका नाम है ऋतुराज सिन्हा। तो जब बिहार की बदहाली देखते हैं, बिहार से पलायन देखते हैं, बिहार में गरीबी देखते हैं, बिहार में अशिक्षा देखते हैं, तो कसक नहीं होती है। डबल इंजन की सरकार है। और जब हमने कहा कि रिटायरमेंट प्लान आपके पास, मैं बहुत सारे नेताओं को देखता हूं, जैसे नीतीश कुमार जी के पास कोई ना कोई रिटायरमेंट प्लान होगा। लालू जी अब चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो ऋतुराज सिन्हा जैसे नेता, सम्राट चौधरी जैसे नेता, तेजस्वी यादव जैसे नेता, प्रशांत किशोर जैसे नेता, ऋतुराज सिन्हा को भी उसी पांच में मैं शामिल करता हूं। आपको बिहार की यह सूरत जब दिखती है तो कष्ट तो होता होगा। और फिर क्या सोचते हैं कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठते हैं, आप अमित शाह के साथ भी बैठते हैं, कई प्रदेशों में भाजपा की जीत के रणनीतिकार रहे हैं। तो बिहार के लिए आपका विजन क्या है, यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि युवा विजन, अब बात इसी बात की बहस हो रही है कि 50 से नीचे की बात हो रही है, और यह विजन आपका हम जानना चाहते हैं इस बड़े मंच पर। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। पहले तो मुझे आपने यहाँ बुलाया, अवसर दिया, उसके लिए। बची बात आपके ओपनिंग क्वेश्चन की जी, तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा और समझ का जी, लेन देन नाता थोड़ा कम है। अच्छा, गांव में पंचायत स्तर पे भी जो कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, उनके पास भी बहुत अच्छी समझ होती है, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसाय के दृष्टि से, हर एक ओर से। जैसे तेजस्वी यादव को है। तो मैं अपने बारे में कह रहा हूं जी। कि मुझे शिक्षा का अवसर मिला, जी, लेकिन मुझे इस बात का किसी प्रकार का गलत फहमी नहीं है कि जो उस प्रकार का शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया उसकी समझ में कमी है। पहला अच्छा। मैं ये स्पष्ट करूं। दूसरी बात आपने पूछी बिहार की। बिल्कुल। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी एवं नीतीश कुमार जी, इन दोनों के लिए बिहार का महत्व, नीतीश कुमार जी अब भी जिस तरह का काम पिछले कुछ महीनों में ही हम लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार का देखा है। फ्री बीज देकर वोट खरीदना। देखिए, अब आप उसको फ्रीबीज का नाम दे दीजिए या दूसरा नाम दे दीजिए, जी, सड़कें तो फ्रीबीज नहीं है, नहीं है। रेलवे स्टेशन फ्रीबीज नहीं है, जी, एयरपोर्ट बनवाना फ्रीबीज नहीं है, पुलिया बनवाना फ्रीबीज नहीं है, महिलाओं को सशक्त करना फ्रीबीज नहीं है। तो अब आप उसको जैसे देख लें, विपक्ष उस पर जो टिप्पणी कर दे, मोदी जी की प्राथमिकता बिहार है और नीतीश जी बिहार में अत्यंत सुंदर काम कर रहे हैं लगातार। और पिछले कुछ महीनों में तो उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी जमीन पर बहुत बड़ी चर्चा है। अच्छा, वो बिजली की बात हो, महिलाओं को उद्यम की ओर मोड़ने की बात हो, वो पेंशन और जो असहाय समाज के धड़ा है उसको पेंशन का सहयोग हो,
जिस भी प्रकार से देखिए, नीतीश कुमार की सरकार मोदी जी के सहयोग से एक बड़ा काम बिहार में कर रही है। बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और आने वाले चुनाव के बाद ये डबल इंजन की सरकार और तेजी से बिहार को विकसित भारत का एजेंडा बिहार में भी लागू करवाने के लिए आगे बढ़ेगी। नहीं, आप कह रहे हैं ऋतुराज जी की मोदी जी की प्राथमिकता बिहार है और डबल इंजन की सरकार तो पिछले 2 दशक से है, 18 साल तो हैं ही। तो आपने कहा कि मोदी जी की प्राथमिकता, लेकिन बिहार के लोग यह सवाल जानना चाहते हैं और आप इसका जवाब उपयुक्त देंगे कि जब मोदी जी और अमित शाह गुजरात जाते हैं तो सेमी कंडक्टर फैक्ट्री की बात होती है और जब बिहार आते हैं तो सीवरेज प्लांट का उद्घाटन होता है। बड़ा फर्क है, कैसे प्लान खत्म होगा और कैसे रोजगार आएगा और कैसे बिहार में बेरोजगारी खत्म होगी। कैसे, जब देखिए नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे तो मोदी जी ने इनकार कर दिया था, लेकिन उस दिशा में भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था, और जब तक शिक्षा नहीं तब तक बिहार तो टैलेंट के कारण नहीं जाना जाता था ना। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा जी, हम लोगों को इस बात की स्पष्ट जो है चर्चा रखनी चाहिए जी। कि मोदी जी ने, नीतीश जी ने, अगर आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार 18 साल चली है, तो साथ में ये भी कहिए कि 90 के दशक से लालू जी और महागठबंधन की सरकार एक तरह से जोड़ के वो भी 17-18 साल चली है। बिल्कुल, है ना। तो बिहार को ये तय करना है कि वो 18 साल लालू जी वाले बनाम नीतीश जी के 18 साल, मतलब जंगल राज की ओर फिर आप जा रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी ने 90 से 2005 तक सरकार चलाई ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बीच में भी लालू जी की पार्टी सत्ता में रही, जेल के भीतर से भी, जेल के बाहर से भी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर चर्चा 18 वर्ष की हो रही है जी, तो दोनों के 18 वर्ष को जोड़ के देखिए और बिहार तय करे कि किसके 18 वर्ष में बिहार का कल्याण हुआ और किसके 18 वर्ष में बिहार का नुकसान हुआ। तो आपका कहना यह है कि यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है कि बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तेजस्वी यादव फिर से आ जाते हैं तो बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा? सीधा सीधा आप यह कहना चाह रहे हैं? मैं किसी जंगल राज की चर्चा नहीं करता हूं। मैं अच्छा। बस ये बोलता हूं कि तेजस्वी जी जब मंच से वही पुरानी बातें दोहराते हैं, उनके मंच से नारे लगते हैं शहाबुद्दीन जी के, शहाबुद्दीन अमर रहे। उनके मन से नारे लगते हैं भूरा बाल जी, उनके मन से, तेजस्वी जी से खुद से मुंह से निकलता है कि खैनी के साथ चूना रगड़ देते हैं। ये 2047 के भारत की भाषा नहीं है। ये विकसित भारत और विकसित बिहार का एजेंडा नहीं है। ये आपको वही अगड़ा पिछड़ा और बाकी सारी चीजें 90 के दशक का वातावरण फिर से निर्माण करने की बात है। तो तेजस्वी जी अगर प्रोग्रेसिव बात करें, जी, डेवलपमेंटल बात करें, तो जरूर हम उनके चर्चा को सुनेंगे, लेकिन आज तो तेजस्वी जी वही पुरानी बातें उठा रहे हैं जी, जिसको बिहार भूलना चाहता है, जिसको बिहार पीछे छोड़ा है। तेजस्वी से बचना चाहते हैं इन बातों से, लेकिन जब हम भाजपा को भी देखते हैं, जेडीयू को भी देखते हैं, तो सुनील पांडे के बेटे को टिकट देने में आपने भी कंजूसी नहीं की। अभी गया में हमने देखा कि राजवल्लभ यादव की पत्नी मंच पर पहुंच गई, अनंत सिंह को टिकट फिर से दिया जा रहा है, तो आप भी तो। मेरा आपसे, जैसे सुनील जी के लड़के हैं विशाल जी, आपकी अगर उनसे कभी भेंट हुई हो? नहीं, मैं मिला हूं, वो बिल्कुल अलग हैं। आप उनको जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, वो अलग हैं। शिक्षित युवा है जी, मेहनती युवा है, तरारी में अच्छा काम कर रहे हैं। तो किसी पे लेबल साट देना ये भी कहीं ना कहीं उचित नहीं है। कम से कम हमारे यहां से, हमारे मंच से ना किसी के मां बहन को गाली दी जाती है, बिल्कुल, ना असामाजिक तत्वों का नारा लगता है, ना समाज को विभाजित करना, अगड़ा पिछड़ा करने का मुहिम हमारे मन से छेड़ा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहती भी है, करती भी है। सामने वाले क्या करते हैं वो पूरा बिहार अभी देख रहा है। जी। ऋतुराज जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से लगातार हम बिहार में 7वीं फेल की बात करते हैं, 9वीं फेल की बात करते हैं, लेकिन बिहार की आयरनी देखिए, कोई भी हार्वर्ड पास की बात नहीं करता है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़े हुए व्यक्ति की बात नहीं करता है। आपको क्या लगता है ये भारी कमी है बिहार की, बड़ी डिमेरिट है बिहार की? नहीं, मैं देखिए फिर उसी आप बात भी समझ रहे होंगे कि मैं आपका ही जिक्र, मैं उसी बात पे फिर आता हूँ। जो यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी और पटना कॉलेज से भी पढ़े लोग हैं, अरे यहीं पे पढ़े लोग,
यहीं से राजेंद्र बाबू हुए ना, बिल्कुल हुए ना। यहीं से डॉक्टर बीसी रॉय हुए, जी यहीं से एक हमारे जो है दिग्गज बिहार में ही पढ़ के हुए। तो उसको पढ़ाई लिखाई को इस तरह से मत देखिए। मेरा यह मानना है कि आदमी शिक्षा ग्रहण करे, जी जो संभव वो शिक्षा ग्रहण करे। अगर उसके लिए संभावना सिर्फ 10वीं पास करने की हो तो 10वीं पास सिर्फ करे, लेकिन शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए। बिहार में मुझे लगता है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है, अगर वो शिक्षित लोगों का आएगा, एक विजन वाले लोगों का आएगा, तो बिहार की तरक्की में उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि जो जाके विदेश में नहीं पढ़ा उसको कोई कमी है। बिहार में भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे गुणवान लोग भरे पड़े हैं। लेकिन अगर बिहार बीजेपी की फहरिस्त हम देखते हैं, युवा नेताओं की अगर बात करते हैं, तो उस लिस्ट में एक नाम ऋतुराज सिन्हा का भी है और बीजेपी लगातार युवाओं की बात करती है। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल बीजेपी को कि अपने युवा नेताओं को वैसे प्रमोट नहीं कर रही है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, वैसे प्रमोट नहीं किया जाता है युवा नेताओं को? क्या सम्राट चौधरी युवा नहीं है? नितिन नवीन युवा नहीं है? जीवेश मिश्रा युवा नहीं है? 50 से नीचे नहीं। अब नितिन नवीन है। आप ऐसा तो वैसे तो राहुल गांधी जी 55 साल के हो गए, अभी भी युवा ही चल रहे हैं। मैं तो कल ही कह रहा था किसी को कि 5 साल और राहुल गांधी जी बिहार में रह जाएं तो वृद्धा पेंशन के लिए भी उनको सुविधा मिल जाएगी। तो राजनीति में किसी आयु को जोड़ के युवा मत देखिए, सोच देखिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक लीडरशिप की फैक्ट्री है। लीडरशिप को संगठनात्मक दृष्टि से तैयार करना और मौका आने पे सबको आगे करना भारतीय जनता पार्टी का चलन रहा है। पूरे देश में आप देखिए, अनगिनत लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक दिया है। बिहार में भी सम्राट जी हो, जीवेश जी हो, नितिन जी हो, ऐसे कई युवा हैं जिनको बीजेपी ने बड़ा ब्रेक दिया है। समय आने पे भारतीय जनता पार्टी किसको लगाना, कहां लगाना, कैसे उपयोग करना, यह हमारी संगठन की मतलब पीएचडी का सब्जेक्ट है। यह हमारे संगठन की विशेषता है। तो इसकी आप चिंता ना करें। आपने जीवेश मिश्रा जी का नाम ले लिया, जिन पर आरोप लगा और कोर्ट ने कहा कि यह तो नकली दवा बनाने की फैक्ट्री के धंधे में शामिल थे। और प्रशांत किशोर आजकल इतना बार कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के कई नेता बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं। आज दिलीप जायसवाल जी भी थे, वे आए, उन्होंने कहा कि मैं मूर्छित नहीं हूँ, मैं प्रशांत किशोर पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो जीवेश मिश्रा या फिर ऐसे नेता, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? प्रशांत किशोर तो बिल्कुल डराए हुए हैं आप लोगों को। देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी क्या बिहार में पहले चुनाव लड़े हैं? नहीं। प्रशांत किशोर जी को बिहार में क्या 5-10 लाख वोट भी पहले प्राप्त हुआ है? नहीं। प्रशांत किशोर जी ने अभी नई पार्टी बनाई है, उन्होंने बाई इलेक्शन में भाग लिया। बाई इलेक्शन में वोट कटवा से अधिक उनकी भूमिका। वोट कटवा मान रहे हैं? आप ही बता दीजिए जी। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ के बाई उनके ही इलेक्शन उम्मीदवारों के कारण तो आप जीत गए। उनकी भूमिका क्या रही? हाँ, उसके आपको ऊपर जीत दिलाने में। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी अभी अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, पहले चुनाव में जा रहे हैं जी। सकारात्मक बात करें, जनता के बीच जाएं, जनता को जागरूक करने का प्रयास करें, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र है, सबको पूरा अधिकार है। लेकिन ये जो राजनीति ब्लेम गेम की है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शूट एंड स्कूट, ढेला फेंको और भागो। ये जो राजनीति का पैटर्न है जी, इससे क्या किसी का लाभ हो रहा है? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, सिर्फ टीका टिप्पणी हो रही है। क्या एक भी बात जो उन्होंने कही उसको वो पूरी तरह साबित और स्थापित कर पाए? सबूत दिखाते हैं। क्या वो न्यायपालिका है? नहीं। दिलीप जायसवाल जी पे उन्होंने अगर कुछ आरोप लगाया तो उनकी बात सुने कि न्यायपालिका का निर्णय जो है उसको हम ध्यान दें। उन्होंने जीवेश जी पे कुछ टिप्पणी की, उनकी बात सुनी जाए कि कानूनी व्यवस्था ने जीवेश जी को जो क्लीन चिट दिया उसको देखा जाए। तो ढेला फेंक के मारने से नहीं होगा। मैं प्रशांत जी को फिर कहूंगा, युवा है, मित्र भी है, मैं प्रशांत जी को फिर कहूंगा अच्छा, कि जिनके घर हाँ, खुद कांच के होते हैं, अच्छा, वो दूसरों पे ढेला नहीं फेंकते। आपकी सारी पार्टी के नेताओं को, बिहार के दूसरे नेताओं को आजकल टुटपुंजिया कह देते हैं। प्रशांत के सारे टुटपुंजिया, ये क्या बोलेंगे जी हमारे लिए?
देखिए, राजनीति में एरोगेंसी का स्थान नहीं होता है। हाँ, राजनीति जो है जनता का आशीर्वाद और प्रेम पाने का एक तरीका है, जनता की सेवा करने का तरीका है। इसमें भाषा और बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये जो डांटने की कला है जी, या दूसरे को कम अक्लमंद आंकने का जो एक पैटर्न है, मैं इससे असहमत हूं। दूसरे को छोटा करने से आदमी बड़ा नहीं होता। अपना लाइन लंबा खींचिए, यह है बड़ा होने का तरीका। आपको लगता है प्रशांत किशोर का खाता खुल पाएगा, या सीधे आमने सामने लड़ाई है इंडी गठबंधन और एनडीए की? देखिए, पिछले बार भी आमने सामने की लड़ाई थी, इस बार भी आमने सामने की लड़ाई है। और लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के साथ बिहार विकसित भारत के एजेंडे को लेकर अग्रसर होगा, या फिर 90 की लालटेन युग की राजनीति की ओर, वही आरक्षण, अगड़ा, पिछड़ा, भूरा बाल, खैनी, चूना, वही चर्चा बिहार में चलेगी, है ना? तो मेरी बात यह है कि बिहार को तय करना है जी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जाना है कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि उड़ते चिड़िया को हल्दी लगाना है, वो जमाना बीत गया। अब नए जमाने में नई बात हो, बिहार आगे बढ़े, बिहार की छवि जरूरी है, बिहार की छवि सुधरे। हम कब तक खैनी और चूना में लटके रहेंगे? पिछली बार हनुमान भी थे, इस बार कोई हनुमान नहीं रहेगा ना? मोदी जी जो हैं, जी, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो करोड़ों जनता को इंस्पायर करने का काम करते हैं। कोई उनका जो है हनुमान बन जाता है, कोई उनका लक्ष्मण बन जाता है, कोई उनका गरुड़ बन जाता है। जी, तो मोदी जी राम राज वाले हैं और उनकी सेना में छोटे बड़े भूमिका में देश दुनिया के करोड़ों लोग हैं, हम सब उनके साथ। तो एक सीधा सवाल है ऋतुराज जी से, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एक और दल एनडीए में शामिल हो सकता है। आप भी समझ रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी समझ रहे हैं कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं। आ रहे हैं ना सैनी जी? बड़ा सवाल है। राजनीति में कभी भी कोई खिड़की और कोई दरवाजा बंद नहीं होता। मुकेश सहनी आना चाहें तो स्वागत है। सीधी सी बात यह है, जी, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। सबका स्वागत। सबका स्वागत भी है, और क्यों है? जी, क्योंकि मुकेश सहनी जी जिस मुहिम के लिए अपने समाज के लिए लगे हैं, उसका निदान कभी भी जिस फॉर्मेशन में वो बैठे हैं वहां पे नहीं होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां भी एक बड़ा डिवाइड ओबीसी और ईबीसी के बीच में राजद में भी रहा है। तो अगर कल्याण होगा तो मोदी जी नीतीश जी से ही होगा, ये मुकेश जी भी जानते हैं। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा से कितना डर गए हैं आप लोग? क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से राहुल और तेजस्वी ने दम दिखा दिया, दोनों भाई ने मिलाकर हिला दिया है। तो क्या लगता है कितना नुकसान होगा ऋतुराज जी? वोटर अधिकार यात्रा पूर्णतः फेल्ड प्रयास बिहार का। और मैं आपको बताऊं, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं थी, ये एसआईआर सैबोटाज यात्रा थी। अच्छा, और मैं थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से आपके बिल्कुल, श्रोता समझें। जून के महीने से चरणबद्ध तरीके से इलेक्टरल रोल के सुधार का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रक्रिया जुलाई की पूरा करके 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल सारी पॉलिटिकल पार्टियों को दे दिया कि आप इसमें अगर कोई गलत आ गया है, कोई आदमी अब जिसकी मृत्यु हो गई उसका नाम गलती से आ गया है, कोई आदमी जो पलायन कर गया उसका नाम आ गया है, या डुप्लीकेट 1 से अधिक वोट जो बनाए उसका नाम आ गया है, तो आप उसको ठीक करवाने में मदद करें। 1 अगस्त को हुआ और बताया गया कि 31 अगस्त तक फॉर्म 7 भर के आपत्ति दर्ज करके आप इलेक्टरल रोल ठीक करवाने में हमारा मदद करिए। तेजस्वी जी ने क्या किया? सबसे पहले इसको मुद्दा बनाया, झूठ बोला कि पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन कार्ड ले लेगा, फिर पेंशन ले लेगा, फिर नागरिकता ले लेगा, फिर आरक्षण ले लेगा। जबकि पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि नागरिकता का या और किसी सरकारी व्यवस्था का वोटर कार्ड से कोई लेना देना नहीं। लेकिन झूठ बोला। जब उनको लगा कि झूठ नहीं चल रहा है तो 15 अगस्त के बाद से 16 दिन का प्रोग्राम बना के पूरे बिहार घूमे। और प्रोग्राम कब खत्म किया?
31 तारीख को आपत्ति दर्ज करने का आखिरी दिन था। उन्होंने भी 31 तारीख को 1 तारीख को अपनी यात्रा समाप्त कर दी। पूरा योजना एक ही था कि किसी तरह एसआईआर को फेल करो। और ये आंकड़ों से मैं बताता हूं, महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट, इन सब पार्टियों को जोड़ लो तो 66,000 बूथ लेवल एजेंट पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंट उनके हैं। पर इन 66,000 बूथ लेवल एजेंट ने मिलकर एक भी फॉर्म 7 आपत्ति का नहीं दर्ज किया 1 महीने में कि फलाना वोट गलत कटा है या फलाना वोट गलत जुड़ा है। इनको सीधा करना ही नहीं है, इनको इलेक्टरल रोल ठीक करवाना ही नहीं है, इनको बोगस वोट बचा के रखना है। ये लोग 3D बचा रहे हैं। 3D बचा रहे हैं। 3D बचा रहे हैं। हाँ चाहिए, क्या है 3D? 3D है डेथ वोटर, जो अच्छा। डेथ कर गए वैसा जी। वोट बचा लो ताकि बोगस वोट हो। डुप्लीकेट वोटर। दूसरा है डुप्लीकेट वोटर, जी। जो जिसमें तेजस्वी जी भी एक हैं, एक से अधिक वोट बना के जो 2 जगह मतदान करने वाले लोग हैं। विजय सिन्हा भी निकल विजय रहे थे। सिन्हा। तेजस्वी जी ने तो नामांकन भरा है राघोपुर में अपने डुप्लीकेट वोट से। विजय सिन्हा जी कम से कम एक ही वोट का प्रयोग कर रहे हैं मतदान के लिए भी, नॉमिनेशन के लिए, वीना देवी भी। है ना। तो सीधी सी बात है, डेथ केस, डुप्लीकेट केस और उसके अलावा जो पलायन का केस, ये 3 केस का वोट को बचा रहे हैं। तभी बोगस वोटिंग की राजनीति, जिन लोगों का चाल चलन चरित्र बूथ कैप्चर वाला है, वो बोगस वोट कैसे छोड़े, ये है मुद्दा। नहीं ठीक है, मुद्दा तो ये है, लेकिन ये बताइए, बहुत चर्चा होती है अपना मुख्यमंत्री भाजपा को कब प्राप्त होगा। लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहता है, बिहार की जनता भी समझती है कि नीतीश कुमार के कंधे पर आप सवार हैं या आपके कंधे पर नीतीश कुमार सवार हैं। कभी अपना भी होगा क्या सपना, कभी अपना? देखिए ऐसा है कि ये चुनाव का माहौल है जी आप बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी आपको माहौल गर्म रखना है तो ये चर्चा स्वाभाविक से आप करेंगे। लेकिन हमारी एनडीए फॉर्मेशन में किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे वोटर जो भी हैं वो भले लोजपा के वोटर हो, वो भले रालोसपा के वोटर हो, वो हम पार्टी के वोटर हो, जदयू के तो हो ही, या भाजपा के वोटर हो, हमारे साथ जो वोटर हैं उन सबको नीतीश कुमार सबसे स्वीकार्य चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी कोई डाउट नहीं है। डाउट सिर्फ पॉलिटिकल एडिट रूम में है, पत्रकारों के दिमाग में है और चर्चा में है, क्योंकि आपको भी अपनी बाजार को जो है तवा सेहत गरम ठीक है करना ना। प्रशांत किशोर कहते हैं उन्हें अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नाम ही याद नहीं रहता है। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह से पिछले 3 महीने में, जी। मात्र 3 महीने, 100 दिन में, पिछले 100 दिन में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने काम किया है, अगर ये अस्वस्थ होने का संकेत है तो प्रशांत जी बता दे। डोमिसाइल की बात हो या फिर शिक्षकों की डिमांड की बात हो या किसानों के लिए व्यवस्था हो या महिलाओं के लिए व्यवस्था हो या गरीब तबके के लिए बिजली माफ हो, नीतीश कुमार जी हर एक सामाजिक वर्ग के लिए पिछले 100 दिन में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। अगर ये उनके अस्वस्थ होने का संकेत है तो जो उनको अस्वस्थ मान रहे हैं उनको जाके अपना मेंटल चेकअप कराने की आवश्यकता है। चलिए, आप आरा से आते हैं, मूल घर तो आपका आरा ही है, लेकिन मगध और शाहाबाद ने 2020 में बीजेपी की तो भद पिटवा दी थी। इस बार ठीक ठाक रहेगा? आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। 48 सीटें मगध शाहाबाद में हैं जी। और मैं मगध शाहाबाद के जिलों में निरंतरता से प्रवास कुछ समय से कर रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं, सिर्फ पार्टी के वर्कर नहीं, प्रबुद्ध जन से भी, आम समाज से भी, सामाजिक बैठकों में भी, चर्चाओं में भी जा रहा हूं। मैं आज आपको लिख के बोलता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, शाहाबाद और मगध इस बार एनडीए को बड़ा मैंडेट देगा और सरकार बनवाने में सबसे अग्रणी भूमिका शाहाबाद मगध की होगी। आप लिख लीजिए, जनता मन बना चुकी है, हमको खाली जनता को मतदान केंद्र तक लाने की देर है। मतलब शर्मा को वर्मा भी देगा, वर्मा को शर्मा भी देगा, कुशवाहा को राजपूत भी देगा, राजपूत को कुशवाहा भी देगा, पंडित को राजपूत भी देगा, राजपूत को पंडित भी देगा। ये सामाजिक समीकरण आपने साध लिया।
कभी कभी आदमी को अपनी कमियों से और गलतियों से सीखने का मौका मिलता है, तो सीख लिया और अभी हमारे पास स्पष्ट है जी। कि क्या कुछ माइनस पॉइंट रह गया था। एक एक माइनस पॉइंट की व्यवस्था और इलाज चुनाव से पहले होगा, सबका साथ होगा, शाहाबाद का मगध का भी तभी विकास होगा। चलिए रैपिड फायर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, चुनाव लड़ेंगे क्या ऋतुराज सिन्हा? खूब चर्चा है मार्केट में। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई योजना नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो रैपिड फायर हम शुरू करते हैं। पहला सवाल कि अगर ऋतुराज सिन्हा को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? जिस चीज की वैकेंसी ही नहीं है उसकी चर्चा क्या है कि आप करवा रही हैं? हमारे पास एक बहुत योग्य, कर्मठ, दिन रात कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले अध्यक्ष हैं जिनका नाम दिलीप जायसवाल जी है। अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे भी अच्छे से उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है। तेजस्वी, प्रशांत, चिराग, बिहार का भविष्य कौन ऋतुराज जी? बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य में सबकी जगह है, सबका स्थान है। एक नाम नहीं, वो तो जनता को चॉइस करना है, मुझे चॉइस नहीं करना है। मैं ये बोलता हूं कि लोकतंत्र में सबका स्थान होना चाहिए और बिहार को तेजस्वी की भी जरूरत है, चिराग जी की भी जरूरत है, प्रशांत किशोर की भी जरूरत है और सम्राट चौधरी की भी जरूरत है। बिहार में हर एक प्रकार का युवा आए, आगे बढ़े। बिहार में एक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जो नेतृत्व निकला, सुशील मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का, रामविलास पासवान जी का, ऐसे जितने लालू प्रसाद यादव जी का, इन लोगों ने बिहार को शेप करने में, बिहार को अलग अलग बिहार की समस्याओं को सुधारने में एक बड़ी भूमिका पिछले 50 साल में निभाई है। अब जरूरत है कि नई पीढ़ी भी उसमें कंधा लगाए और नए एजेंडे के साथ कैसे विकसित भारत में विकसित बिहार का निर्माण हो, इसकी हम सब मिलकर चिंता करें। मैं इस सवाल को थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं। मूवी देखने जाना हो या डिनर पर जाना हो और एक ही व्यक्ति को साथ ले जाना हो तो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इनमें से किसी एक को ले जाना है तो किसको ले जाएंगे? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, आप तो लड़ाई लगवा दीजिएगा। मैं तो चिराग जी के साथ भी डिनर कर चुका हूं। नहीं, कर चुके हैं ना, जगह देखी है ना। प्रशांत जी के साथ भी 14 के चुनाव से काम किया है जी। तेजस्वी जी और हमारा परिवार जो है पुराने समय से एक साथ रहा है। तेजस्वी जी के परिवार का और तेजस्वी यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। तो मेरे लिए तो सभी मित्रवत और भाई हैं। ये बात अलग है कि हमारी राजनीति अलग है, हमारी सोच और विचार अलग है, पर पर्सनली अगर सिनेमा देखना हो या बैठ के भोजन करना हो तो सबका स्वागत है, सब आए, सब वेलकम है। ठीक है। क्रश कौन, पहला क्रश कौन ऋतुराज जी का? जी, पहला क्रश कौन है ऋतुराज जी का? अब आप मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बेटी जो है कॉलेज जाने वाली है। अब ये क्रश और वो जमाना बीत गया, अब आप इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, बीवी से आप डरते हैं या बीवी को डरा कर रखते हैं? ऐसा कौन है जो अपनी बीवी से नहीं डरता है? क्या बात है। ठीक है। 5 साल बाद ऋतुराज जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? बिहार की सेवा में। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? पॉलिटिकल सर्कल में नहीं, पॉलिटिकल सर्कल में। लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी ऋतुराज सिन्हा की? लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई थी। प्रपोज किसने किया, आपने किया या पहले उन्होंने किया? ये तो बेसिक्स है। अगर महिला को प्रपोज करना लगे तो लालत है ऐसे मर्द। अच्छा, अगर खुद में कुछ बदलना चाहें ऋतुराज जी तो क्या बदलना चाहेंगे? देखिए, ये थोड़ा गंभीर सवाल है। मुझे लगता है कि बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो 2-3 समस्या मैं कहूँगा। नंबर 1 समस्या गरीबी। गरीबी, बिल्कुल। आज भी इतना नीतीश कुमार जी के प्रयास के बाद, मोदी जी के प्रयास के बाद, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बाद, जीविका दीदी के बाद, सारी चीजों के बाद बिहार की प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए से कम है। 94 लाख परिवार बिहार में ऐसे हैं जो कि 10,000 रुपया भी महीना का नहीं कमा पा रहे। 6,000 से भी कम है ना। 10,000 में तो 1.5 करोड़ है। बिल्कुल जी।
तो आप सोचिए कि गरीबी से बड़ा बिहार में क्या मुद्दा है। हम पंचायत स्तर की इकोनॉमी की संरचना कब सोचेंगे? हर एक पंचायत में कैसे हम व्यवस्थाएं सुधारें, हर एक पंचायत में कैसे 10 उद्यमी पैदा करें, हर एक पंचायत में कैसे अपनी जो जीविका दीदी हैं उनको कैसे पीपीपी मॉडल में सरकारी ठेकों में दे के उनको सशक्त करें, वहाँ पे कैसे एफपीओ बने, वहाँ पे कैसे कृषि के अलावा पोल्ट्री, फिशरी, मत्स्य पालन और जो मुर्गा पालन है, ये सब काम में कैसे हमारा युवा लगे, पंचायत स्तर पे योजना बने। तो मैं 3 बातें बताऊं, मैं थोड़ा इसको सुन लिया जाए। पहला प्रॉब्लम बिहार का, अगर मुझे कोई पूछेगा कि बिहार में कौन सी एक समस्या है जिससे हम सबको मिलकर लड़ना है, तो वो समस्या है गरीबी। दूसरी समस्या मैं मानता हूं, दूसरी समस्या है इमेज की। बिहार का इमेज पूरे देश में, दुनिया में खराब हो रहा है। हमारे कुछ उसमें राजनेता उसमें जिम्मेवार हैं, कुछ अन्य कारण हैं, पर आज बिहारी लड़का जब बिहार से बाहर जाता है तो वो अपना परिचय देने में गर्व से बिहारी अपने आप को नहीं बताता है, वो झेपता है। बिहार के इमेज की समस्या जिससे कि 14 करोड़ बिहारी झेल रहे हैं, कब ऐसा दिन आएगा कि हम भी ठोक के बोलेंगे कि हम बिहारी हैं? तो ये इमेज की समस्या। और तीसरी समस्या होप की। बिल्कुल। बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है, मैं उन गरीब मजबूर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनको कष्ट के कारण वो पलायन करने का सोचते हैं। बिहार में आज जो पढ़ा लिखा बच्चा भी है, मैं गया था अभी बात करने के लिए CIMP में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में मैं कई बार जाता हूं बात करने के लिए। जो बिहार में आज शिक्षा ले रहा है, आपके घर का भी जो बच्चा है, वो जो है पहला योजना ये बना रहा है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी बिहार से बाहर चले जाएं। जी बिल्कुल। बिहार को लेके बिहारी युवा में एक होपलेसनेस का वातावरण है, होप नहीं है। आशा जब मरती है तो विकास हो ही नहीं सकता। हमको गरीबी से लड़ना है, हमको बिहार की छवि ठीक करनी है, और बिहारी युवा के बीच में आशा की कमी क्यों हो रही है इसका इलाज करना है। बिहारी युवा बिहार में रहे, बिहार की तरक्की में योगदान दे, इसकी व्यवस्था करें। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी, आप आए इस कार्यक्रम में, अच्छा लगा। हम लोग भविष्य में भी संवाद करते रहेंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपके पास रिटायरमेंट प्लान नहीं है, अभी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, उम्र बहुत लंबी है। पिताजी ठीक है? जी धन्यवाद, सबकी शुभेच्छा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी को।